Welcome students, I am Jagjit Singh. Today we are going to discuss about interest on loan for house property, which is the very important part of house property. Now today we will discuss on how to get deduction on interest on loan for house property. It may be for purchase, construction, repair and renewals. For this we have understood how to get GAV, gross annual value and net annual value. तो इससे पहले हम सीख चुके हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये टेबल पे आपका पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू गेट डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये लेट आउट प्रॉपर्टी देखी थी। म्युनिसिपल वैल्यू लेते थे, फिर फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होता था, हायर अमाउंट और फिर स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का जो लोअर होता था ये एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता था। एक्सपेक्टेड रेंट के साथ एक्चुअल रेंट लेते थे, जो भी वैल्यू आ जाती थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती थी, जो कि हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लेस म्युनिसिपल टैक्स या फिर लोकल टैक्सेस विच इज़ पेड बाय ओनर, जो भी म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पेड किया हो इसे क्या कराते हैं हम लोग, लेस करा देते हैं। तो हमारी नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती थी, आ जाती थी नेट एनुअल वैल्यू आफ्टर दैट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। नाउ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यू नो गवर्नमेंट रिलीव्स 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। गवर्नमेंट क्या 30% एनुअल वैल्यू का क्या कहती है कि 30% आप लेस करा लो, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आपको रिलीफ देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होता था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे, रेंट गिवन होता था, म्युनिसिपल वैल्यू गिवन होती थी, फेयर रेंट या स्टैंडर्ड जो भी आप लोगों को गिवन था, ठीक है। इसके बाद हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट कर देते, इसके बाद फिर म्युनिसिपल टैक्स को लेस करा देते थे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाता था। नाउ देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट जो लोन पे इंटरेस्ट है कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था अपना घर बनाने के लिए, या फिर रिन्यूअल के लिए, रिपेयर्स के लिए, या फिर परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए लोन लिया था, तो गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे डिडक्शन आपको देगी, ये इंटरेस्ट पे जो लोन होता है इस पर कुछ डिडक्शन दे देती है गवर्नमेंट हमें, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो डिडक्शन होती है इसे लेस करने के बाद टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। तो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इट इज़ डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट परचेज और कंस्ट्रक्शन, एंड सेकेंड रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। If you take a loan for purchase or construction, then it comes in this category, and if you take a loan for repairs and renewal, then it comes in this category. Now परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, या तो आपने लोन अपने घर को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए लिया होगा, या फिर कंस्ट्रक्ट उसे बनवाने के लिए लिया होगा कि मकान बनाएंगे। हो सकता है हमारे पास खाली प्लॉट है, लैंड है, उसे हम क्या करेंगे, उस पर मकान बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। और या फिर आपने रिपेयर्स के लिए लिया होगा लोन, या फिर रिन्यूअल के लिए लिया होगा। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं, हम लोग मैंने जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, परचेस और कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स और रिन्यूअल। तो ठीक है, ये आपका 4 टाइप होता है। यहाँ परचेस के लिए लोन लेंगे आप, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, या रिपेयर के लिए, या रिन्यूअल के लिए, जो भी होगा आप लोगों को व्हाटएवर क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ देयर इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, what is the pre-construction loan or pre-construction period, because all question based on pre-construction period. Now first of all you have to understood how to find out the pre-construction period, कैसे pre-construction period को हम लोग find out करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट के सामने यही आती है कि pre-construction period हम कैसे लें, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे, ठीक है। इसके करंट ईयर और ये करंट ईयर भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी एंड इंटरेस्ट क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जिसे हम PCP भी बोलते हैं, PCP, एंड सेकंड वन इज करंट ईयर, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी होती है किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है तो पहले हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पे फाइंड आउट करना होता है इंटरेस्ट, फिर करंट ईयर पे। करंट ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीवियस। एक हमारा असेसमेंट ईयर होता है और एक प्रीवियस, जो प्रीवियस ईयर होता है वो करंट ईयर हो जाता है इंटरेस्ट में, जो कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपका।
तो मीनिंग समझते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इट इज़ कंपल्सरी टू नो द ड्यूरेशन ऑफ सच पीरियड। क्या करें, कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इट इज़ कंपल्सरी टू नो द ड्यूरेशन ऑफ सच पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ लोन टेकन। जिस डेट को आपने लोन लिया हुआ उस डेट से स्टार्ट हो जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हैज़ बीन completed. Now, in which year your property has been completed, that year known as previous year. तो उसके जो 31 मार्च तक का जो भी टाइम पीरियड होगा ये क्या हो जाता है हम लोगों का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। अभी हम न्यूमेरिकल के साथ प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। हो सकता है कि आपने बीच में पेमेंट कर दिया हो लोन का, तो दोनों में से जो पहले हो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो होता है। हो सकता है थ्योरी के साथ आपको समझ में ना आता हो। अभी हम नेक्स्ट पेज पर विद न्यूमेरिकल समझेंगे, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट गिव्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। Now before this you have understood this how to get deduction under section 24 कि हम लोग नेट एनुअल वैल्यू पे 30% लेते थे, ठीक है। 30% डिडक्शन गवर्नमेंट हम लोगों को देती थी। तो अंडर सेक्शन डिडक्शन अलाउड फ्रॉम NAV नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोगों को पता थी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है एंड सेकंड वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले हम ये भी सीख चुके हैं यहाँ तक। तो अब स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें निकालनी आती है 30% एनुअल वैल्यू के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिडक्शन कैसे गवर्नमेंट से लें, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए क्या बोलते हैं, अलाउड एट द रेट 30% ऑफ NAV। तो 30% नेट एनुअल वैल्यू की डिडक्शन हम लोगों को मिलती थी। इन केस ऑफ निगेटिव NAV डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड। कभी कभी क्या होता है ये नेट एनुअल वैल्यू निगेटिव आ जाती है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो सकता है 5000 और ये म्यूनिसिपल टैक्स उससे ज़्यादा पे कर दिया, फिर भी क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। फिर यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। नाउ B पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोड कैपिटल। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस मीनिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द ड्यू बेसिस। ये ड्यू बेसिस क्या होता है कि इंटरेस्ट की डिडक्शन 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर इसके बीच में कभी भी हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है, हो सकता है 30 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू है कि बैंक को हमें पे करना था बट हम लोगों ने पे नहीं किया है, लेकिन ड्यू हो चुका है 30,000 रुपीज़। हो सकता है यहाँ पे 30,000 रुपीज़ ये पे किसे करना है, बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, पर हम लोगों ने अभी पे नहीं किया है। तो जब पे नहीं किया, जब 31 मार्च के बाद आप ITR अपना ये रिटर्न भरेंगे ना, तो ये डिडक्शन आपको इस इंटरेस्ट की मिल जाएगी। गवर्नमेंट इसमें कुछ आपको डिडक्शन दे देगी, कुछ छूट आपको गवर्नमेंट दे देगी, भले ही आपने पे नहीं करा क्योंकि ड्यू हो चुका है। नाउ सेकंड, इफ़ NAV इज निगेटिव स्टिल डिडक्शन विल बी अलाउड। अगर NAV क्या आती है हम लोगों की माइनस में आती है, निगेटिव आती है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था नेट एनुअल वैल्यू, लेकिन ये आपको इंटरेस्ट डिडक्शन फिर भी मिल जाएगी क्योंकि अगर माइनस में है NAV नेट एनुअल वैल्यू तो बैंक तो आपसे इंटरेस्ट ले लेगा ना। तो जब बैंक आपसे इंटरेस्ट ले लेगा और ये डिडक्शन आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट से ले लेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो हो सकता है 1 लाख रुपीज़ आपकी NAV ये क्या हो माइनस में आती हो और 50,000 रुपीज़ ये डिडक्शन आपको इंटरेस्ट की मिल जाए, तो 1,50,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगी आपको। नाउ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन लोन ऑफ, ये आपका ₹5 लाख का आपने लोन लिया है, 1 अप्रैल 2015 को लोन लिया है, ठीक है। अमाउंट है 5 लाख रुपीज़ की, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर एनम। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 14th November 2017। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो 2019-20 में क्या करना है, यू हैव टू पे इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है 19-20 में। ये आपका असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर तक हम लोग 18-19 का क्या करेंगे, ये 2018 एंड 19 का गवर्नमेंट को जो भी टैक्स होगा पे करेंगे। तो हम फाइंड आउट करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेकन लोन 1 अप्रैल 2015 एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 14th November 2017, ठीक है। अब
प्री, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या हम लोग, ये 14 नवंबर था, इसके लिए 1 अप्रैल 2015, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 14 नवंबर 2017। तो यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2017 ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा, क्योंकि ये 14 नवंबर आ गया ना, तो यहाँ पे नवंबर है, ये 31 मार्च तक का तो 2017 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। पर अब 1 अप्रैल 2017 से ये आपका 14 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे गवर्नमेंट को तो 31 मार्च 2018 तक का पे करेंगे ना, तो ये हो जाता है हमारा करंट ईयर या प्रीवियस ईयर। कहने का मीनिंग ये है कि 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च, जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये भले ही 31 मार्च को कंप्लीट होता, 31 मार्च 2018 में भी कंप्लीट होता, फिर भी हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक होता, 31 मार्च 2017 तक का, क्योंकि 31 मार्च को रहे। तो कहने का मीन्स है 1 अप्रैल 2015 टू 16 1 ईयर हो गया, ये 1 ईयर हो गया। 1 ईयर का 5 लाख इंटू 1/100 1% इंटरेस्ट है इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर ये 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2016 टू 17 5 लाख इंटू 1/100 50,000 ही होगा, तो 1 लाख रुपीज़ तो आपका पीसीपी हो गया इंटरेस्ट। पीसीपी इंटरेस्ट, पीसीपी क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो गया 1 लाख रुपीज़। क्योंकि जो 14 नवंबर है ना, 14 नवंबर, इससे पहले क्या रहा होगा, 14 नवंबर से 31 मार्च तो पहले ही आ गया होगा टाइम पीरियड इसका, तो 31 मार्च तक का टाइम हमारा पीछे, ये तो 17-18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17-18 हो जाएगा। तो 17-18 क्या हो जाता है हमारा ये करंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर बोलते हैं हम लोग। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका कब होगा कि इससे पहले का कंस्ट्रक्शन पीरियड, इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2017 को कंप्लीट हो गया होगा, तो वो हमारे 2 ईयर्स के हो जाएंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसा बोला था कि पीसीपी इंटरेस्ट अलाउेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल समझेंगे, आपने कोई भी हाउस बनाने के लिए 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, ठीक है। अब 5 लाख का लोन लेने के बाद आपने 2 साल तक अपना घर नहीं बनाया, क्या करा, 2 साल तक कोई भी घर नहीं बनाया, 2 ईयर्स तक, ठीक है। अब 2 साल, लेकिन गवर्नमेंट तो आपसे आप घर बनाओ या ना बनाओ, परचेज़ के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था आप लोगों ने लोन, तो आप घर बनाओ या ना बनाओ, गवर्नमेंट आपसे 2 ईयर का इंटरेस्ट आपसे ले लिया होगा, ठीक है। तो जब ये हो सकता है 3rd ईयर से आपने क्या किया हो, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया हो, 3rd 4 ये 5 साल यहाँ इस ड्यूरिंग आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, ये कंप्लीटेड हुआ है, कंप्लीट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो आप इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट को पहले साल भी पे कर चुके हो और दूसरे साल में भी पे कर चुके हो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब आप ये 3rd ईयर में कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अभी कोई भी डिडक्शन नहीं देगी, क्योंकि आपने क्या नहीं किया है, कोई भी हाउस अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया। तो गवर्नमेंट आपसे बोलेगी जब आपका हाउस बन जाएगा उसके बाद हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। तो 3rd ईयर में जब आप गवर्नमेंट को पे करोगे ना, जो भी आपका एनुअल वैल्यू निकल के आएगी, एनुअल वैल्यू पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले मान लो 1st ईयर का 50,000 रुपीज़ आप लोगों ने इंटरेस्ट पे करा था 1st ईयर में, 2nd ईयर में भी 50,000 रुपीज़ पे करा था, तो 1 लाख रुपीज़ पे करा था, तो 1 लाख रुपीज़ पे करा था। अब 3rd ईयर में 4th या 5th यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो गया, आपने लेट आउट कर दिया या फिर इसमें खुद रहने लगे, तो आपने गवर्नमेंट से क्या बोला, ये 1 लाख रुपीज़ मुझे इसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिली है इंटरेस्ट की, आप मुझे डिडक्शन दो। तो मान लो यहाँ पे 3rd ईयर का भी 50,000 रुपीज़ इंटरेस्ट है, तो ये जो 3rd ईयर है ये आपका 50,000 है, इसका
50,000 है, 50,000 रुपीज़ है, तो 50,000 पर ईयर आपका इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो जब थर्ड ईयर में आप लोग 50,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट आपको ये करंट ईयर की पूरी क्या दे देती है, डिडक्शन गवर्नमेंट दे देती। ये 50,000 पे तो आपसे गवर्नमेंट कोई भी क्या करेगी, आपकी एनुअल वैल्यू क्या मतलब अर्निंग जो भी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपीज़ आई थी, तो 50,000 रुपीज़ तो आपको पूरा ये करंट ईयर का माफ़ कर देगी। तो 50,000 रुपीज़ आपकी अभी भी वैल्यू बचेगी, अर्निंग बचेगी। तो गवर्नमेंट से आप जब बोलोगे ना जो पहले मैंने कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट पे करा आप उस पर भी मुझे डिडक्शन पे करें, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इसे आप 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में कर दो। किसमें? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। 20,000 रुपीज़ की डिडक्शन इस साल ले लें, 20 नेक्स्ट एंड 20,000 नेक्स्ट, तो 5 साल में डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे। कहने का मीन्स प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जब अभी कंस्ट्रक्शन से पहले 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, सॉरी बैंक को पे कर चुके हैं। तो ये क्या बोल दें कि जो भी आपने पहले इंटरेस्ट दे दिया था हम आपको उसकी डिडक्शन दे देंगे, पर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे 5 साल में। तो 20,000 रुपीज़। और करंट ईयर का कितना हो गया ये? करंट ईयर देखो 1 अप्रैल 2016 सॉरी 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 18। करंट ईयर का 5 लाख इंटू 1/100, तो 50,000 ये प्लस 20,000 ये 70,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको ये लगता होगा कि लास्ट ये हमारा कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो रहा है 14 नवंबर 2017 और हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट 31 मार्च 2018 तक का क्यों किया? पर क्योंकि आपने यहाँ पे लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे 14 नवंबर को ही नहीं कर दोगे, आप लोग कब करोगे? 31 मार्च 2018 के बाद। तो 31 मार्च 18 यहाँ पे अब 2017-18 जो हमारा ईयर है ये करंट ईयर या प्रीवियस ईयर होगा, इसका तो जो भी इंटरेस्ट होगा ये पूरे का पूरा डिडक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट आपको माफ़ कर देगी, ठीक है। और इससे पहले जो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो वो 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कहने का मीन्स यहाँ पे अब ये करंट ईयर का कितना हो गया? 50,000 रुपीज़। यहाँ पे आपको 70,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 70,000 रुपीज़ लेस करा देंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट और बोलता है, वेयर सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रिपेयर्ड, रिनोवेड और रिकंस्ट्रक्टेड विद कैपिटल बोरोड ऑन और बिफोर 31 मार्च 1999, द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी 30,000 रुपीज़। अगर आपने इस डेट से पहले लोन लिया है गवर्नमेंट का तो मैक्सिमम डिडक्शन एक्सेप्टेबल कितने की होगी? 30,000 रुपीज़ की गवर्नमेंट डिडक्शन देगी। पर आफ्टर से वेयर एज बोरोड आफ्टर इस डेट के बाद में आपने लोन लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक की गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे देगी, ठीक। द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्टेड शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वॉज बोरोड। ये 5 साल के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट से डिडक्शन चाहते हैं तब। Now your next question based on this method. M started. Question number 10. M started the construction of his house 1st June 2011 and for this he took a loan rupees 2 lakh rupees at the rate 13.5% from bank. He took another loan rupees 6 lakh at the rate 13% per annum on 1st April 2014 to complete the house. इस डेट को क्या हो गया? इनका हाउस कंप्लीट हो गया। द कंस्ट्रक्शन वॉज ये लोन लिया था 6 लाख रुपीज़। कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2014 एंड वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसके बाद ये खुद रहने लगे इस मकान में 1 दिसंबर से। कंप्यूट हिज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोन फ्रॉम फर्स्ट बैंक से इन्होंने लिया 1 जून 2011 में रुपीज़ 2 लाख का 13.5% एंड अनदर लोन फ्रॉम जो भी इन्होंने बैंक से लिया है 1 अप्रैल 2014 को 6 लाख रुपीज़ का एट द रेट 13%। कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2014। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो यू नो 1 जून 2011 to 30 नवंबर 2014 विच इज़ ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट अब फिर से हम लोगों को क्या करना है,
प्री कंस्ट्रक्शन पहले निकालना है। ड्यूरेशन इज 1 जून 2011 टू 30 नवंबर 2014। जो भी इसके बीच का टाइम है ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट का टाइम पीरियड था, ठीक है। तो क्या होगा आप लोगों को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का होगा। फिर से ये देखो 30 नवंबर 2014 को ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रही है आपकी बिल्डिंग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो इससे पहले का जो ईयर होगा 31 मार्च को आपका यहाँ पे क्या हो गया, 31 मार्च 2014 को ईयर क्या हो गया होगा आपका, कंप्लीट हो गया होगा ईयर ना। तो ये इसके बीच का जो पीरियड होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा। और इसके बाद 2014 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015, क्योंकि 30 नवंबर 2014-15 में आएगा ना, 14-15 वाले ईयर में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जून 2011 टू 31 मार्च 2012, ये इसका जून है, तो 10 मंथ का टाइम पीरियड है। तो 2 लाख इंटू 13.5 अपॉन 100 इंटू 10 मंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर मंथ इन ईयर, तो 12 मंथ होते हैं पूरे ईयर में, तो 22,500 रुपीज़ ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। नाउ सेकेंड ईयर ये 2012, फिर 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013 27,000, फिर 2013 टू 14 27,000, क्योंकि 31 मार्च 2014 और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, 30 नवंबर। तो 30 नवंबर इसके बाद का जो ईयर होगा 14-15 हो जाएगा ना, तो ये उसमें आ जाएगा। तो कहने का मीन्स जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उससे पहले देख लो, उसके पहले किसके पहले कौन सा ईयर रहा होगा, ये 2014-15 में आ जाएगा ना। 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015 के बीच में ये वाला टाइम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा करंट ईयर। इसका तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट हमें डिडक्ट हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, ठीक। तो प्री कंस्ट्रक्शन का हो जाएगा 76,500। इट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बिफोर दिस यू हैव अंडरस्टूड। तो 76,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 15,300 इज डिडक्टेबल इन ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल तक 15,300 रुपये आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। तो करंट ईयर क्या हो जाएगा आपका, अब देखो ये आपका था 30 नवंबर 2014, पर हमने इंटरेस्ट कब तक का कैलकुलेट किया, 31 मार्च 2014। तो इसके बाद का टाइम पीरियड ये किस में आएगा, कौन से वाले ईयर में आ जाएगा, 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015। तो ये हमारा करंट ईयर हो जाता है या फिर प्रीवियस ईयर हो जाता है। तो अब 2 लाख, क्योंकि 2 लाख इंटू 13.5 अपॉन 100 27,000 पूरे साल का, और फिर 6 लाख रुपीज़ आपने लोन और ले लिया था 1 अप्रैल 2014। तो 1 अप्रैल 2014 ये पूरे 1 साल का 6 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट 13% पे 78,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 76,500 को डिवाइड किया था 15,300 पे, तो इस साल डिडक्शन मिल जाएगी। ये 5 साल तक इसी अमाउंट की मिलती है, लेकिन करंट ईयर पे पूरे पे डिडक्शन मिलती है। करंट ईयर का कितना है 7, ये दोनों को मिलाएंगे 15,300 प्लस 27,000 प्लस 78,000, तो 1,20,300 डिडक्टेबल हो जाएगा आपका। रुपीज़ 1,20,300 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज देयर इज़ नो NAV। यहाँ पे कोई भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। अब यहाँ पे एक नोट आप पढ़ लें, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन हाउस विच इज ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड। जब यहाँ पे एक घर उसके द्वारा खुद सेल्फ ऑक्यूपाई किया जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई भी अलाउ नहीं होगी। हम आंसर भी बुक से चेक करते हैं, आपका आंसर गिवन है आप लोगों को 1,20,300, ठीक है। Now question number 11. As started the construction of 1 June 2015 and loan रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ का लोन इसने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया होगा तब भी ले लिया होगा एट द रेट 15% पर एनम। ही टुक अनदर लोन रुपीज़ 9 लाख, इन्होंने एक और लोन लिया 18% पे 1 अप्रैल को। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर
नाउ लोन फ्रॉम फर्स्ट बैंक इन्होंने लिया 1 जून 2015 को 3 लाख रुपीज़ का एंड सेकंड बैंक से 1 अप्रैल 2018 को 9 लाख रुपीज़ का। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2018 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इसके पहले आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इसके पहले 31 मार्च कौन सी आई होगी? 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 तक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो टोटल पीरियड क्या है? 1 जून से 30 नवंबर 2018। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जून को आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, 1 जून 2015 टू 30 नवंबर 2016, 3 लाख इंटू 15 अपॉन 100। बट जून टू 31 मार्च यहाँ पे 10 मंथ होंगे, 10 अपॉन 12 37,500। फिर 1 अप्रैल 2016 टू 17 45,000, 17 टू 18 45। तो टोटल क्या हो गया? 1,27,500। नाउ इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे 30 नवंबर 2018 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, पर ये किस टाइम के बीच में आ रहा है? कौन से ईयर के बीच में आ रहा है? 1 अप्रैल 2018 टू 19 के बीच में। तो 1 अप्रैल 2018 टू 19 के बीच में 3 लाख इंटू 15 अपॉन 100 45,000। पर आपने यहाँ पे एक और लोन ले लिया, देखो 1 अप्रैल 2018 को 9 लाख रुपीज़ का। तो 9 लाख इंटू 18 अपॉन 100 1,62,000। पर ये जो था 1,27,500, ये तो 5 से डिवाइड हो जाना आप लोगों का 5 ईयर से। तो 20 ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा 5 से, तो 25,500। टोटल डिडक्टेबल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? टोटल डिडक्टेबल 25,500 प्लस 45,000 1,62,000, टोटल 2,32,500। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो डिडक्शन आपको मिलनी चाहिए 2,32,500 की मिलनी चाहिए। पर गवर्नमेंट ने आपको, मैंने पहले भी एक डी पॉइंट में बताया था, वेयर एज बोरोड द 31 मार्च 1999 के बाद जो भी आपने लोन लिया गवर्नमेंट से, द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपये से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर इस डेट के बाद में आपने लोन लिया है। तो ये डिडक्शन ये वाली आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कितनी मिल जाएगी यहाँ पे? 2 लाख रुपीज़ की, जो कि आप बुक में भी देख सकते हैं। 2 लाख रुपीज़ की आपको डिडक्शन, 2 लाख रुपीज़ आपका लॉस आ गया है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन। स्टिल यू हैव प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का आएगा या फिर जीएवी या फिर एनएवी फाइंड आउट करने के लिए आएगा। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।